बिहार चुनाव से पहले एक तरफ जहां वोट चोरी का मुद्दा गरमाया हुआ है, दूसरी तरफ सदन में मंत्रियों के खिलाफ लाए गए 130वें संशोधन विधेयक को लेकर सियासी गलियारों में जम के चर्चा चल रही है। विपक्ष इसको लेकर के एनडीए गठबंधन की सरकार पे हमलावर है। इन सबके बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। दरअसल एक इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा कि क्या किसी को जेल से सरकार चलानी चाहिए। आजादी के बाद से कई नेता जेल गए हैं। हाल ही में जेल जाने के बाद भी इस्तीफा ना देने का चलन शुरू हुआ है। तमिलनाडु के कुछ मंत्रियों ने इस्तीफा नहीं दिया, दिल्ली के मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने इस्तीफा नहीं दिया। क्या इससे दुनिया में से हमारी लोकतंत्र का सम्मान होगा? शाह के इस बयान के सामने आने के बाद सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। विपक्षी नेताओं ने शाह को घेरना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने जो है अपनी प्रतिक्रिया दी है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मंत्रियों के खिलाफ लाए गए 130वें संशोधन बिल पे दिए गए एक इंटरव्यू पे अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अमित शाह अभी भी पूर्णतः नेता नहीं बन पाए हैं। उनके अंदर अभी भी सबको साथ लेके चलने की क्षमता नहीं है। इस कानून से ना केवल विपक्ष मुक्त लोकतंत्र करने की सोच, बल्कि आपके जो अपने प्रतिस्पर्धी लखनऊ में बैठे हैं उन्हें भी निपटाने की कोशिश है। मनोज कुमार झा ने कहा, दरअसल ये आंतरिक विपक्ष और बाहरी विपक्ष दोनों को खत्म करने चाहते हैं। क्या अमित शाह ने ईडी पे सुप्रीम कोर्ट का हालिया सारांश सुना है? साथ ही उन्होंने क्या शाह और योगी के आपसी मतभेद की ओर इशारा करते हुए क्या कुछ कहा, आप पहले जरा इस वीडियो में देख लीजिए। नहीं, देखिए, अमित शाह जी मैं समझता हूं कि मूलतः अभी भी राजनेता नहीं बन पाए। उनके अंदर सबको ले चलने की क्षमता नहीं है और मैं तो कहूंगा न सिर्फ विपक्ष मुक्त लोकतंत्र करने की कोशिश है, बल्कि उनके जो प्रतिस्पर्धी लखनऊ में बैठे हुए हैं उनके भी निपटाने की कोशिश है। ये आंतरिक विपक्ष और बाह्य विपक्ष दोनों को खत्म करना चाहते हैं। क्या अमित शाह जी ने ईडी के बारे में सर्वोच्च न्यायालय की हालिया टिप्पणी सुनी है या नहीं सुनी है, या सुन के अनसुना कर दिया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ईडी से आप तो पॉलिटिकल पार्टी की तरह बिहेव कर रहे हो, किसके इशारे पे काम कर रहे हो? तो ये सब संदेश है माननीय गृह मंत्री जी को। लेकिन मैं दोहराता हूं, वो न सिर्फ अपने बाहर के विपक्ष कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट, डीएमके, टीएमसी, सपा, बल्कि अपने अंदर भी जो उनसे कंपटीशन में चल रहे हैं लखनऊ वाले, उन तरह के तमाम लोगों को भी निपटाने की मंशा है इस कानून के तहत। तो सुना आपने मनोज झा ने कैसे भाजपा में चल रही अंदरूनी कलह को सामने खोल के रख दिया है। दरअसल ये बात हर कोई जानता है कि अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच में अंदर से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसा कई मौके पे हुआ है जब शाह ने योगी को ये जताया है कि तुमसे ऊपर हम हैं। अभी बीते कुछ महीने पहले की बात ही की जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी की राजधानी लखनऊ आए, जहाँ शाह ने सीएम योगी के साथ चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस कार्यक्रम में योगी सरकार का मंत्रिमंडल भी मंच में मौजूद था। मंच में सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक भी थे। लेकिन मंच से अमित शाह ने यूपी की राजनीति को एक नई हवा दे दी। दरअसल जब अमित शाह ने मंच से बोलना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि पुलिस के ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय और सफल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरे मित्र और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ शाह ने दूसरे डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक और यूपी के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का नाम लिया। राजनीतिक लोगों और मीडिया का सबसे ज्यादा ध्यान अमित शाह ने जो केशव प्रसाद मौर्य के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया उस पे गया और इसी के साथ यूपी में एक नई तरह की चर्चा शुरू हो गई कि आखिर अमित शाह ने केशव प्रसाद को मेरे मित्र कह के जो संबोधित किया उसका क्या अर्थ है। कुछ लोगों ने कहा कि अमित शाह और केशव प्रसाद की अच्छी बनती है जिसका इनाम केशव को मिल सकता है, जबकि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ की नहीं बनती है, जो जग जाहिर भी है और कई बार ये बात चर्चा का विषय भी बनी हुई है दोस्तों। वहीं अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य का न सिर्फ राजनीतिक वजूद कम हुआ है बल्कि चुनाव में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। केशव पिछड़ा समाज से आते हैं। 2027 के चुनाव में पिछड़ों अगड़ों की लड़ाई अखिलेश यादव की ओर से शुरू की जाएगी। योगी आदित्यनाथ को ठाकुर विशेष का नेता कहा जाएगा, इसीलिए केशव प्रसाद का कद शाह ने यूपी की सियासत में मित्र कहकर के बढ़ा दिया है। साथ ही इसके दूसरे मायने ये है कि योगी ने चल रही अदावत के चलते भी उन्होंने ये कहा। वहीं अब मंत्रियों के खिलाफ लाए गए 130वें संशोधन विधेयक को लेकर जब सियासत गर्म है तो ऐसे में मनोज झा ने जिस तरह की प्रतिक्रिया दी है, इससे एक बात तो तय है कि भाजपा न सिर्फ बाहरी विपक्ष को खत्म करना चाहती है बल्कि पार्टी ने अंदर के विपक्ष को भी खत्म करना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है दोस्तों, क्या मंत्रियों के खिलाफ लाए गए 130वें संशोधन विधेयक को पास करवा पाना और विपक्ष को खत्म करना इतना आसान है? तो आपको बता दूं कि इसको लेकर के विपक्ष के नेता पहले से ही हमलावर हैं। इसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विधेयक का
का जो है विरोध करते हुए सरकार पे हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार ताकत का इस्तेमाल करके जन विरोधी कानून लाने की कोशिश कर रही है, मनमानी तरीके से कानून लाया जा रहा है। ये भारतीय संविधान का काला अध्याय है, विपक्ष को बोलना देना अधिकारों का हनन होता है। इसके साथ ही AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं इसका विरोध करता हूं, ये शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है और सरकार चुनने के अधिकार को कमजोर करता है। ये कार्यकारी एजेंसियों को तुच्छ आरोपों और संदेह के आधार पर जज और जल्लाद बनाने की खुली छूट देता है। ये सरकार पुलिस राज्य बनाने पे तुली हुई है। ये निर्वाचित सरकार के लिए मौत की कील होगी। इस देश को पुलिस राज्य में बदलने के लिए भारत के संविधान में संशोधन किया जा रहा है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक्स पे एक पोस्ट में दावा किया कि ये विधेयक न्यायपालिका की स्वतंत्रता खत्म कर देता। उन्होंने कहा कि मैं इसे एक सुपर आपातकाल से भी बड़े देश के लोकतांत्रिक युग को हमेशा के लिए खत्म करने की दिशा में उठाए गए कदम के तौर पे इसकी निंदा करती हूँ। ये दमनकारी कदम लोकतंत्र और संघवाद के लिए खतरे की घंटी है। विधेयक का उद्देश्य एक व्यक्ति, एक पार्टी, एक सरकार को मजबूत करना है। ये विधेयक संविधान के मूल ढांचे को रौंदता है। लोकतंत्र को बचाने के लिए इस विधेयक का हर कीमत पे विरोध किया जाना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि जेल जाने के चलते मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की कुर्सी जाने के प्रावधान वाले संविधान संशोधन बिल पे विपक्ष JPC यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का बहिष्कार कर सकता है। संसद सत्र के दौरान विपक्ष सदन के भीतर और बाहर इस बिल का विरोध कर चुका है। केंद्र सरकार ने मानसून सत्र के अंतिम दिन 3 संविधान संशोधन बिल पेश किए, जिसमें 130वां संविधान संशोधन बिल, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल और केंद्र शासित प्रदेश संशोधन बिल शामिल है। इस बिल के मुताबिक किसी भी मौजूदा मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की कुर्सी जा सकती है यदि वो लगातार 30 दिनों तक हिरासत या जेल में रहे। मामला ऐसा हो गया है कि पिछले 5 या इससे अधिक की सजा का प्रावधान हो। इस बिल के लोकतंत्र में पेश होते ही हंगामा हो गया है और इस बिल को सिलेक्ट समिति को भेजने का निर्णय लिया गया है। यह तय हुआ है कि इस बिल की जांच के लिए JPC यानी कि संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाएगा। बिल को JPC के पास भेजा जाना और जो बिल का अध्ययन कर अपनी सिफारिश सरकार को देगी। यह भी तय हुआ है कि JPC की सिफारिश संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम हफ्ते में पेश की जाएगी। आशंका है कि विपक्ष बिल का विरोध जारी रखेगा और JPC का भी बहिष्कार कर सकता है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि 130वें संविधान संशोधन बिल पे JPC का गठन होना है, जिसमें 31 सदस्य होंगे। 21 सदस्य लोकसभा के और 10 सदस्य राज्यसभा से। इस बिल के पेश होने पे लोकसभा में खूब हंगामा हुआ था, नारेबाजी हुई थी, यहां तक कि सदन के अंदर कागज भी फाड़ के फेंके गए थे। और अब बड़ी खबर ये आ रही है कि तृणमूल कांग्रेस अपना कोई भी सदस्य संयुक्त संसदीय समिति में नहीं भेजेगी। TMC ने बिल के लिए पेश होने के वक्त लोकसभा में खूब हंगामा किया था। इसके साथ ही ये खबर आ रही है कि तृणमूल के बाद समाजवादी पार्टी भी इस बिल के लिए बनाई गई JPC में अपने सदस्यों को शायद मनोनीत ना करे। और यदि ऐसा होता है तो इंडिया गठबंधन के बाकी दल भी इस पे विचार करने के लिए मजबूर होंगे कि वो JPC में शामिल हो या ना हो। मानसून सत्र के दौरान SIR के मुद्दे पे जो विपक्ष एकता बनी थी वो उपराष्ट्रपति चुनाव में भी देखने को मिली है। और बिहार में जो राहुल और तेजस्वी की यात्रा चल रही है उसमें भी बिहार की यात्रा में अखिलेश ने से लेकर के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन तक के आने की बात है। और 1 सितंबर की रैली में तो पूरा विपक्ष शामिल होगा। यहाँ तक कि JPC में शामिल होने की बात है। एक विचार ये भी है कि यदि विपक्ष की सरकार से कोई पार्टी इसमें शामिल नहीं होती है तो सरकार को NDA के दलों के और सांसदों को इसमें शामिल करने का बहाना मिल जाएगा। हालांकि यदि 2 पार्टियां तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन इसमें शामिल नहीं होता है तो ये विपक्ष का ऐतिहासिक कदम माना जाएगा। विपक्ष के कुछ सांसदों का ये भी कहना है कि ये बिल चूंकि संविधान संशोधन विधेयक है और इसीलिए इसे पास कराने के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत चाहिए, जो सरकार के पास नहीं है। ऐसे में JPC का बहिष्कार कर पूरे इंडिया गठबंधन को अपनी एकता का परिचय कराना चाहिए, जिससे आने वाले दिनों में सरकार दबाव में रहे। गौरतलब है कि ये मामला जो है सियासी गलियारों में अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले पे चल रही राजनीति के बीच अमित शाह का बयान जो है और उसके बाद मनोज झा का इस तरह का खुलासा करना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। बाकी विपक्षी नेता जिस तरह से इस बिल का विरोध कर रहे हैं, इससे एक बात तो तय है कि भाजपा के लिए ये राहें आसान नहीं होने वाली हैं। फिलहाल के लिए इस खबर बस इतना ही। आप देखते रहें 4PM। धन्यवाद।